गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइंस के बारे में। ये स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो आज हम बताएंगे आपको, वो बहुत ही विचित्र तरीका होगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, ताकि एक बार जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा स्ट्रेट लाइन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका छूटेगा नहीं और उसको अच्छे से बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, सरल रेखा, ये क्या है। तो देखिए, जब भी दो बिंदु की अगर बात की जाए, दो बिंदु और दो बिंदु के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो बहुत सारा दूरी हो सकता है। यहां से यहां ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। मतलब कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत सारे रास्ते का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र में ही कहें तो जैसे अगर अपना क्षेत्र नहीं, कोई भी क्षेत्र देखिए, कहीं भी जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। उसमें एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, मिनिमम जहां से कम समय लगता है, वो एक दूरी देखा जाए। जैसे यहां से यहां तक हमको जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, लेकिन एक जो दूरी है जो कि एकदम सबसे कम दूरी, ये है सबसे कम समय इससे लगेगा। तो ये जो सबसे कम, जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हुआ, ये हमेशा सरल रेखा ही होती है। क्या होती है? सरल रेखा ही होती है। तो यानी कि अगर इसका अगर बोला जाए कि डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा, डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन इसका होगा कि ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा क्या है? दो बिंदुओं के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही सरल रेखा है। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो हम 10th क्लास में इससे रिलेटेड कुछ, देखिए 11th का जो भी टॉपिक है उसको को रिलेट किया जाता है। 11th के जो भी टॉपिक है उसको 10th से जोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, 10th में कुछ टॉपिक, उस टॉपिक का कुछ भाग 10th क्लास में पढ़े, कुछ 11th में पढ़ेंगे, कुछ 12th में भी पढ़ेंगे। तो 10th में जो जो हम इसमें का पढ़े थे, पहले उसको रिकवर करेंगे। पढ़े क्या थे? पहला था डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदु के बीच की, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पहला बिंदु क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें क्या होता था कि दो बिंदु दिया रहता था, उसके कोऑर्डिनेट, एक P रहता था, एक Q रहता था। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट होते थे x2 y2। ठीक है, और इसके बीच की दूरी अगर कहता था निकालने के लिए, तो हम क्या करते थे? इसके बीच की दूरी निकालने के लिए, यानी कि P से Q की दूरी PQ हो जाता था, बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता था डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी दो बिंदु दिया रहेगा, दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। कोऑर्डिनेट मतलब उस बिंदु का एड्रेस, यानी ये बिंदु जो है P कहां पे है। किसी भी आदमी का घर जो होता है उसका एक एड्रेस होता है, किस जिला में है, किस प्रखंड में है, किस थाने के अंतर्गत है, किस पंचायत में है, किस गांव में है, किस वार्ड में है। इस तरीके से हम उसके घर पे पहुंच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बिंदु है तो उसका एक एड्रेस है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, यानी एक्स अक्ष से कितना दूर वो बिंदु है और वाई अक्ष से कितना दूर वो बिंदु है। तब जाके एक एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है, वहां पे कोई बिंदु निर्धारित होती है और उस बिंदु का ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो दो बिंदु दिया रहेगा, उसके निर्देशांक दिए रहेंगे, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, एक्स और वाई का मान। तो उस स्थिति में कहेगा कि वो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो P से Q की दूरी जो निकालना होगा, तो हम x2
में से x1 को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी हमारी निकल जाएगी। उसके बाद क्या हम पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता था, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में क्या होता था कि दो बिंदु रहता था। ठीक है, दो बिंदु, एक P x1 y1 और Q x2 y2। ठीक है, कोई एक तीसरा जो बिंदु होता था उसको अगर m और n के अनुपात में इसको विभाजित करता था, यानी ये बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछता था कि बताइए x और y का मान क्या होगा। यहाँ पे इस बिंदु को मान लेते थे अगर कोई r बिंदु है और उसका कोऑर्डिनेट अगर x y है तो बताइए कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। मतलब इस बिंदु r का एड्रेस क्या होगा अगर ये P से Q की जो दूरी है उसको ये जो बिंदु है वो बीच में आके और उसको काट दे रहा है और इसका कुछ टुकड़ा का अलग मान है, इस टुकड़े का अलग मान है। मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई कुछ है और इसकी लंबाई कुछ है। तो देखिए सबसे पहले इसका निकालने का तरीका क्या है, अगर ये तो बंटवारा कर दिया आर आके यहाँ पर, अब बंटवारा कर दिया तो क्या होगा, इसके पास ये लाठी है और इसके पास ये लाठी है। अब पूछेंगे कि x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो x का मान जब भी पूछेगा तो समझिए कि अब x में क्या होगा, लड़ाई, यानी कि यहीं पे फरियाया जाएगा कि x का मान क्या निकलेगा। तो ये क्या करेगा, ये लाठी इसके सर पे चलाएगा और ये लाठी इसके सर पे चलाएगा। ये देखिए होता क्या है कि अगर आपके हाथ में लाठी है तो आप अपने सर पे थोड़ी ना चला लीजिएगा, यानी लाठी को क्या कीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलाइएगा उसको। ठीक है, तो जब लाठी को जब अपोजिट डायरेक्शन में चलाइएगा यानी ये लाठी इसके सर पे लगेगा और ये जब चलाएगा तो ये लाठी इसके सर पे लगेगा। और जब लाठी लठंत जब होगा तो कहा गया है कि x का मान निकालना है, यानी कि x में ही होगा। तो ये x क्या करेगा, इसके ऊपर लाठी मारेगा, ये x इसके ऊपर लाठी मारेगा और ये लाठी का नाम है m, m x2 पर लगेगा और ये जो लाठी n है ये लाठी x1 पर लगेगा। यानी m x2 प्लस n x1 बटा में m जोड़ n, m जोड़ n। ठीक है, अब अगर y का मान हमको निकालना होगा तो y का मान कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम वही होगा, सिर्फ अब y वाला जाएगा फरियाने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये लाठी इस y पर लगेगा, ये लाठी इस y पर लगेगा, यानी कि m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये था सेक्शन फार्मूला। इसमें एक और पार्ट होगा, जैसे ये तो इंटरनली, ये तो बीच में आके ना इंटरनली इसको विभाजित कर दिया, एक्सटर्नली भी विभाजित करता है अलग से, इसको बढ़ा के अगर अलग से एक्सटर्नली यही पॉइंट यहाँ पे रहता, अगर उसको विभाजित अगर इसको करना रहता तो कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला रहेगा आपका, बस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी एक्सटर्नली अगर होगा, एक्सटर्नली अगर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह सिर्फ माइनस कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अब क्या कर रहे थे कि अगर दो बिंदु हैं, P है x1 y1, Q है x2 y2। ठीक है, तो जो बीच का जो बिंदु था जो अभी हम देखें कि दोनों को बांट देता है, तो बस वही आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा। तो बीच के बिंदु का मिड पॉइंट का भी अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा कि क्या होगा, जो इसका मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, हम उस फॉर्मूला से ही इसको भी डिराइव कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु कोई है जो R है, इसका कोऑर्डिनेट x और y आपको निकालना है।
अगर ये एकदम बीचों बीच अगर होगा, मतलब इधर m होता है और इधर n होता है, मतलब जितना ये इसका लाठी बड़ा होगा उतना ही इसका भी लाठी बड़ा होगा, यानी कि m की m लाठी जो होगा वो और n लाठी जो होगा वो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी m बराबर n होगा। जब m बराबर n होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर मतलब क्या करना, फरियाना है किसको, लाठी लठंत जब होगा तो किसके किसके बीच, x1 x2 के बीच। अब चलेगा लाठी, m किसके ऊपर गिरेगा, x2 के ऊपर, यानी m x2। अच्छा ये बताइए कि m और n जब आपस में बराबर है, ठीक है, जब आपस में बराबर है, मान ली कि ये अगर 1 यूनिट अगर हम ले लिए, ये एक तो ये भी एक ही होगा। जब एक के दोनों एक एक है तो क्या आ जाएगा, ये एक गुने x2, ये लाठी की लंबाई एक है तो एक गुने x2 प्लस एक गुने x1 अब बटा एक जोड़ एक, m प्लस n, एक जोड़ एक, तो क्या हो जाएगा, x1 एकम x1, x2 एकम x2, यानी x1 प्लस x2 बाई 1 प्लस 1 2। ठीक है, जो फॉर्मूला हम एक याद रखे थे हम उसी फॉर्मूला से इसको भी बना दिए मिड पॉइंट का। अगर y का वैल्यू निकालना है तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन बटा 1 प्लस 1, यानी y1 प्लस वाई टू बाई 2। ठीक है, तो ये था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच अगर कोई मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा, तो क्या था, x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बाई 2। ठीक है, अब देखिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीन शीर्ष हैं, ए है, बी है, सी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। इसका अगर एरिया पूछे कि क्या होगा, यानी कि इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, देखिए इसको, इसका सर्कल का जो ट्रायंगल का जो एरिया है उसको निकालने का तरीका बताए हुए थे कि इसमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। इसके फॉर्मूला को याद करने के लिए हम सुपर फॉर्मूला इसको बनाने के लिए इसका एक तरीका बनाए हुए हैं, एक क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे चलाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे चलना है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या लिख देना है आपका, 1/2 तो 1/2 मॉड x अपोस्ट के अंदर y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई। देखिए कैसे लिख रहे हैं एकदम, या अच्छे से सोचिएगा। उसके बाद क्या करना है, पहले 1 2 3, 1 से चलेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 से चले थे अब 2 से चलेंगे, 2 3 1, 2 3 1, अब 2 से चले थे अब 3 से चलेंगे, 3 1 2, 3 1 2। इस तरीके से हम लोग देखे थे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर तीन कोऑर्डिनेट, तीन बिंदु रहे और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं त्रिभुज का कि क्या होगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, ये हम पढ़े थे 10th क्लास में, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेलकम बैक, अब हम आते हैं 11th क्लास में। अब तक जो भी हम देखे थे वो 10th क्लास था। अब क्या है कि अब 11th क्लास में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज जो दिया हुआ है ये सब चीज है ही। अब क्या है कि कोई लाइन अगर दिया हुआ है, उस लाइन का हमको स्लोप पूछेगा कि क्या होगा। स्लोप देखिए हम लोग बचपन में
साइकिल चलाना जब सीखते थे तो अक्सर देखते थे कि जहां पे स्लोपिंग रहता था, जो ढाल रहता था, ढुलाव, अक्सर वहां पे जाते थे और ढुलाव पे साइकिल पर बैठ के ढुलाते थे, पहले उसको ढुलाना सीखते थे ताकि हमको नया नया सीख रहे थे ताकि गिर नहीं जाए, इसलिए कुछ दूर तक अपने से ढुलते हुए जाता था और हम सिर्फ क्या करते थे, उसको पकड़ के ऐसे चलाते थे। पहले हैंडल संभालना उसको सीखते थे, फिर धीरे धीरे चलाना सीख लेते थे। ठीक है, तो वही स्लोप जो था जिसको हम लोग कहते थे कि चलो स्लोपिंग से, जहां पे स्लोपिंग ज्यादा होगा वहां पे चलेंगे, वहां से साइकिल चलाएंगे, या ढुलाव ज्यादा होगा वहां पे, यानी यहाँ पे जो है अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, स्लोप के बारे में, यानी कि ढाल। किसके बारे में, ढाल के बारे में। तो कोई रेखा पे कितना जो वो उस पर ढुलाव है, कितना ढाल है, उसके बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एम से, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। और होता क्या है कि जो स्लोप है उसको देखा जाता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए ये लाइन है, तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये जो रेखा गया है, तो एक तो ये थीटा मान लीजिए कोण अगर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर एक्स एक्सिस तो ये भी है और एक्स एक्सिस के साथ इधर से भी तो ये रेखा कोण बना रही है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा। जब टोटल पता है कि 180 डिग्री का कोण बनता है, इधर जब थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। लेकिन उसमें भी नियम है, बताया गया है कि जब भी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो कोण बनेगा वही होगा। अब बताइए कि ये जो है थीटा, ये कोण, कि ये जो रेखा है इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, उसी का tan में जो मान होगा वही आपका स्लोप हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है तो tan 30 का जो मान होगा वही इसका ढाल होगा, यानी कि m बराबर क्या होगा, tan थीटा। m बराबर क्या होगा, tan थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा अगर दिया हुआ रहेगा कि कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ इतना डिग्री का कोण बना रही है, तो उसका स्लोप क्या होगा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर ये कहा जाए ये कोई लाइन है, और ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं कह के ये अगर बोला जाए कि ये वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज, यानी इधर साइड में, क्लॉकवाइज मतलब इधर साइड में, या एंटी क्लॉकवाइज कहता तो यहां से हम इधर साइड में लेते, ये ध्यान रखना है। अगर कहे कि वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज अगर वो 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसका ढाल क्या होगा। अब ये बताइए कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, लेकिन हमको तो उससे मतलब नहीं कि वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, हमको ये मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाता है। आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है, जब इधर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लेके चलेंगे थीटा का जगह पर कितना, 60 डिग्री, तो tan 60 का मान निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। अगर आपको भरमाने के लिए ये भी दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान में लगाना है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बिंदु दे दिया रहेगा कोई लाइन पे, जैसे कोई लाइन है, इस लाइन पे दो बिंदु दे दिया रहेगा, x1 y1, x2 y2, ये P है ये Q है, और बोलेगा कि देखिए कोई रेखा अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाती है तो हम उसका स्लोप पता कर लेंगे, लेकिन अगर कोई रेखा रहेगा उसमें ये नहीं पता है कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, क्या कर रहा है, और बोलेगा कि बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इसका ढुलाव कितना होगा, ढाल क्या होगा, और उस पर दो बिंदु दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, m का वैल्यू, m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इस तरीके से हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1।
ठीक है, यानी कि स्लोप निकालने के लिए हम बहुत सारे तरीके सीखे। एक सीखे कि थीटा जब दिया रहेगा तो एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है, tan का मान उतना ही निकालेंगे तो वो आपका tan थीटा जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा। एक बताए कि अगर y एक्सिस के साथ रिलेट करके दे देगा तो हम पहले x एक्सिस के साथ देखेंगे निकाल के कि कितना डिग्री का बन रहा है, फिर क्या करेंगे उसका हम टेंजेंट निकालेंगे, यानी कि उसका हम क्या करेंगे tan थीटा निकालेंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा। या फिर देखिए कि अगर कोई एंगल नहीं दिया रहे और आपको बोला जाए कि दो बिंदु अगर उस पर दिया हुआ है तब उसका स्लोप बताइए कि क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेलकम बैक। अब हम लोग देखेंगे कि दो लाइन जो है अगर पैरेलल होगी, यानी मान लीजिए L1 है ये L2 है, अगर ये दो लाइन आपका पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि दोनों का स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। जो इसका ढाल है वही इसका ढाल होगा। अगर ढाल दोनों का अलग अलग होगा तो ये दोनों रेखा भी आपस में पैरेलल नहीं होगी, समानांतर नहीं होगी। या कि समानांतर है मतलब कि दोनों के बीच का अंतर समान है, तभी तो समानांतर रेखा है। जैसे रेलवे लाइन की पटरी, हर जगह पे समान अंतर दोनों में रहता है, कहीं कम बेसी नहीं हो सकता है, नहीं तो ट्रेन गिर जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से समानांतर रेखाएं हम हर जगह पे समान अंतर से होती है। तो एक का जितना ढाल होगा उसका भी उतना ही ढाल होगा। यानी इसका अगर स्लोप m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो यानी कि अगर दो प्रूफ करना होगा कि दो रेखाएं बताइए कि ये क्या है, समानांतर है, स्लोप के हिसाब से बताइए, इसको प्रूफ कीजिए। तो हम उसमें प्रूफ कर देंगे कि m1 और m2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर m1 m2 आपस में बराबर है तो समझ जाइए कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। या अगर बोल देगा कि दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये इसमें एगो का वैल्यू देगा, दूसरा का पूछेगा कि क्या होगा, तो दूसरा का भी वैल्यू वही होगा। ठीक है, अगर दो लाइन, जैसे ये पैरेलल था, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहे, ये L1 है ये अगर L2 है, इसका स्लोप अगर M1 है इसका स्लोप अगर M2 है, अगर बोलेगा कि इस दोनों में क्या रिलेशन है, तो देखिए जब भी दो लाइन एक दूसरे के ऊपर लंबवत अगर रहता है परपेंडिकुलर, तो उस स्थिति में दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होता है M1 और M2 का गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर चुके हैं, लेकिन इस अगर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये M1 और M2 का गुणनफल जो है वो -1 के बराबर होता है। अगर बोल दिया जाए कि L1 L2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, तो उस स्थिति में अगर एक का मान दिया रहे कि M1 इतना है तो M2 का मान निकालिए, या M2 का मान दिया रहेगा बोलेगा कि M1 का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए M1 बराबर क्या होगा, -1 बटा में M2, या M2 का मान पूछेगा क्या होगा तो -1 बटा में M1। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 बटा समथिंग क्या उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोई भी लाइन का स्लोप जो होता है अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वो रेसिप्रोकल होता है, निगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस में निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का स्लोप -1/5 होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, 5 का उल्टा 1/5, और निगेटिव भी लगाना है, यानी निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अगर एक का स्लोप अगर 8 है तो अगर ये कहेगा कि दोनों परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप अगर 8 है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, -1/8। अगर एक का स्लोप अगर 5/2 है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, -2/5। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है, हम क्या करेंगे कि तीसरा पॉइंट में दो लाइन अगर दिया रहे, उसके बीच का अगर एंगल आपको अगर निकालना रहे, थीटा अगर एंगल है, दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना रहे, एक का स्लोप अगर M1 दिया है, एक का स्लोप अगर M2 दिया हुआ है, और दोनों के बीच का अगर थीटा जो कोण बना रही है वो बोलेगा कि उसके बीच का एंगल क्या होगा, निकालिए। तो उसका फॉर्मूला था tan थीटा बराबर
m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग इस दोनों रेखा के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, एंगल दिया रहे या दोनों का मान tan थीटा का ही मान दिया रहे या थीटा का मान दिया रहे और इसमें से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा m1 या m2 का और दूसरे का स्लोप निकालना रहेगा, यानी m1 का मान देगा तो m2 का पूछेगा, m2 का मान देगा तो m1 का पूछेगा, अगर ये दोनों मान देगा तो पूछेगा कि दोनों के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में जो है इससे रिलेटेड ये देखेंगे कि जितने भी लाइन है उसके इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इंतजार कीजिएगा आप लोग, बहुत जल्द आपका स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन होता है उसको बनाने के तरीके सीखेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो देखना ना भूलें, अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।